अगर आप जीएसटी सहित टेलीडोर ERP9 सीखकर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, एक डिसेंट जॉब और हैंडसम सैलरी पाना चाहते हैं, या सरकारी नौकरियों के लिए जरूरी RSCIT कोर्स करना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए टेली एकेडमी सिविल लाइंस जयपुर। नमस्कार, मैं हूं जॉर्ज ग्रोवर और मैं आप सभी का अकाउंटिंग क्लासेस के आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में सीखेंगे, कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में सीखेंगे जो कि व्यापार और लेखांकन के क्षेत्र में बार बार उपयोग किए जाते हैं। पहला शब्द है व्यापार यानी बिजनेस। व्यापार का आमतौर पर अर्थ ये लगा जाता है कि यदि कोई वस्तु का क्रय विक्रय कर रहा है तो वो व्यापार कर रहा है। तो इस प्रकार वस्तु के बदले धन का विनिमय व्यापार है। लेकिन हमने पहले भी समझा था कि हम लोग व्यापार में सेवा के बदले धन के विनिमय को भी शामिल करेंगे। यानी यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर है, अपनी सेवाएं देकर आपसे पैसे ले रहा है तो वो भी व्यापार कर रहा है। इसी प्रकार बैंक जो होते हैं वो आपको लाख 2 लाख रुपए दे देते हैं और साल 2 साल में आपसे 1.25 लाख या 2.5 लाख रुपए ले लेते हैं। तो बैंकिंग की जो ये सेवाएं हैं, बैंकिंग का जो ये कार्य है, ये भी व्यापार में शामिल है। इस प्रकार वस्तु के बदले धन का विनिमय व्यापार है, सेवा के बदले धन का विनिमय व्यापार है और धन के बदले धन का विनिमय भी व्यापार है। व्यापार में मुख्य तौर से लाभ कमाने का उद्देश्य होता है, यानी कि जो लागत होती है उससे अधिक वसूली हो जाए, ऐसा प्रयास होता है। अगला शब्द है व्यवसाय यानी प्रोफेशन। आमतौर पर व्यापार और व्यवसाय को एक जैसा ही मान लिया जाता है, जबकि व्यापार और व्यवसाय में थोड़ा फर्क है। व्यवसाय में हम शामिल करते हैं जैसे अध्यापक का कार्य है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कार्य है, डॉक्टर्स का कार्य है, वकीलों का कार्य है। इन सबको हम व्यवसाय में शामिल करते हैं। यानी किसी व्यवसाय को करने के लिए आपको विशेष पढ़ाई करनी पड़ेगी, विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, विशेष डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ही आप उस कार्य को कर पाएंगे, व्यवसाय को कर पाएंगे। व्यापार एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, बस उसे ये मालूम होना चाहिए कि स्रोत यानी कि सोर्स कहाँ पर है और बाजार यानी मार्केट कहाँ पर है। सोर्स यानी स्रोत से एक व्यापारी अपनी वस्तु खरीद कर लाएगा और बाजार यानी मार्केट में उन वस्तुओं को बेच देगा और इस प्रकार से व्यापार कर लेगा। लेकिन एक डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है एक डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। CA बनने के लिए आपको एक खास पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप CA के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्रकार एक अध्यापक बनने के लिए या एक वकील बनने के लिए विशेष पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप एक टीचर या वकील के रूप में कार्य कर सकते हैं। व्यापार रातों रात बदला जा सकता है, यानी बड़ी आसानी से बदला जा सकता है। जैसे कोई कपड़े का व्यापारी है, अब उसका मन किया कि अब मुझे कपड़े नहीं बेचने हैं, कंप्यूटर्स में डील करना है, कंप्यूटर्स बेचने हैं, तो वो एक सेल लगाकर अपने सारे कपड़े बेच दे और उसी दुकान में कंप्यूटर के सामान बेचने का कार्य शुरू कर दे। ऐसा हो सकता है। लेकिन एक प्रोफेशनल रातों रात अपना प्रोफेशन नहीं बदल सकता, आसानी से अपना प्रोफेशन नहीं बदल सकता। जैसे एक डॉक्टर सोचे कि मैं कल से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में अपना करियर शुरू करना चाहता हूँ या एक वकील बनना चाहता हूँ, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इस प्रकार व्यापार आसानी से बदला जा सकता है, लेकिन एक प्रोफेशन आसानी से नहीं बदला जा सकता है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि कुछ प्रोफेशनल्स मिलके अपना व्यापार प्रारंभ कर दें। जैसे कुछ टीचर्स मिलके अपना एक इंस्टीट्यूट खोल दें या एक स्कूल खोल दें, कुछ डॉक्टर्स मिलके अपना अस्पताल खोल लें, या कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलके एक संस्थान खोल लें जहां पर वित्तीय परामर्श दिया जाता है, फाइनेंशियल एडवाइस दी जाती है। अगला शब्द है व्यापारी
यानी ओनर ऑफ बिजनेस, व्यापार का स्वामी। एक व्यापारी या ओनर ऑफ बिजनेस वो होता है जो कि व्यापार में धन लगाता है, यानी पैसा लगाता है, मनी लगाता है, व्यापार में अपनी सेवाएं देता है, व्यापार का संचालन करता है और व्यापार से होने वाले लाभ या हानि को वहन करता है। इस तरह से व्यापार और व्यापारी के बीच में बहुत ही खास संबंध होता है। एक व्यापारी यानी व्यापार का स्वामी व्यापार में धन लगाता है। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाए गए धन को हम पूंजी यानी कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन यानी पूंजी नगद यानी कैश के रूप में हो सकता है, माल यानी गुड्स के रूप में हो सकता है और संपत्ति यानी एसेट के रूप में भी हो सकता है। मान लीजिए 3 मित्र हैं, ए, बी और सी। तीनों निर्णय करते हैं कि हम मिलकर कंप्यूटर का बिजनेस करेंगे। अब ए कहता है कि मैंने अपने परिवार में बात चलाई थी बिजनेस के लिए और मेरे पिताजी ने मुझे जो है 10 लाख रुपए नगद दिए कि लो, इससे आप बिजनेस शुरू कर लो। अब ए ने जो है व्यापार में 10 लाख रुपए नगद यानी कैश के रूप में लगा दिए, तो हम यूं कहेंगे कि ए ने नगद के रूप में पूंजी लगा दी। इसी प्रकार बी कहता है कि मैंने भी अपने परिवार में बातचीत चलाई थी इस बिजनेस के बारे में। मेरे चाचा जी ने कहा कि भाई तुम कंप्यूटर का व्यापार शुरू करने वाले हो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए की कीमत का माल यानी कंप्यूटर रिलेटेड सामान तुम्हारे दुकान में रखवा सकता हूँ, तुम्हें दे सकता हूँ। तुम चाहो तो ये 10 लाख रुपए का माल लगाकर व्यापार प्रारंभ कर सकते हो। अब अगर सभी सहमत होते हैं और बी जो है व्यापार में माल लाकर रख देता है 10 लाख रुपए का, तो हम यूं कहेंगे कि बी ने 10 लाख रुपए की पूंजी माल के रूप में लगा दी। इसी प्रकार सी बोलता है कि भाई मैंने भी बातचीत चलाई थी हमारे घर में, लेकिन ना मेरे पास में कैश है ना ही गुड्स है, लेकिन मेरे पिताजी ने कभी एक दुकान खरीदी थी जो कि एक ऐसे मॉल में है जो कि कंप्यूटर का मार्केट है। आज उस दुकान की कीमत करीब 10 लाख रुपए है, तो मैं अपनी तरफ से पूंजी के रूप में वो दुकान यानी एक संपत्ति व्यापार में लगा सकता हूँ। तो हम यूँ कहेंगे कि सी ने जो है व्यापार में संपत्ति के रूप में पूंजी लगा दी। इस प्रकार इस दशा में ए ने व्यापार में 10 लाख रुपए नगद के रूप में पूंजी लगाई, बी ने व्यापार में 10 लाख रुपए माल के रूप में पूंजी लगाई और सी ने व्यापार में 10 लाख रुपए संपत्ति के रूप में पूंजी लगाई है, ऐसा कहा जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में धन यानी पूंजी यानी कैपिटल लगाई जाती है और ये पूंजी, ये कैपिटल नगद के रूप में भी लगाई जा सकती है, माल के रूप में भी लगाई जा सकती है और संपत्ति के रूप में भी लगाई जा सकती है। यहां मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि व्यापार में होने वाले लाभ या हानि को व्यापार का स्वामी ही वहन करता है। मान लें जो उदाहरण हम देख रहे थे ए, बी और सी का, जिसमें उन्होंने 10-10 लाख रुपए की पूंजी लगाकर कंप्यूटर का व्यापार प्रारंभ किया था, उसमें साल भर बाद ज्ञात हुआ कि 6 लाख रुपए का लाभ हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। तो तीनों के हिस्से में जो है 2-2 लाख रुपए का प्रॉफिट आएगा। इस स्थिति में मान लीजिए एक ही सरकारी नौकरी लग गई और वो बी और सी से बोलता है कि मैं अब और व्यापार नहीं करना चाहता हूं, मैं नौकरी करना चाहता हूं, मैं व्यापार छोड़कर जाना चाहता हूं। अब जब ए व्यापार छोड़कर जाएगा तो न केवल अपनी पूंजी 10 लाख रुपए बल्कि लाभ में हिस्सा यानी 2 लाख रुपए भी लेकर व्यापार से जाएगा। तो इस प्रकार अब पूंजी 10 लाख रुपए से बढ़कर 12 लाख रुपए हो गई है। तीनों की पूंजी यानी ए, बी और सी तीनों की पूंजी 10-10 लाख रुपए से बढ़कर 12-12 लाख रुपए हो गई है। कहने का मतलब है जब व्यापार में लाभ यानी प्रॉफिट होता है तो पूंजी यानी कैपिटल बढ़ जाती है। इसी प्रकार हो सकता है साल भर बाद व्यापार में लॉस लग जाए। मान लीजिए 6 लाख रुपए का लॉस लगा, तो तीनों के हिस्से में यानी ए, बी और सी के तीनों के हिस्से में 2-2 लाख रुपए का लॉस आ जाएगा। अब मान लीजिए इस दशा में सी जो है बोलता है भाई मुझे अब व्यापार नहीं करना, मेरे पिताजी तो मुझे डांट रहे हैं क्योंकि बिजनेस में लॉस लग गया है,
मेरे पापा ने तो कहा है कि अपनी पूंजी लेकर हट जाओ। तो अब सी को यहाँ 10 लाख रुपए नहीं मिल सकते, उसके हिस्से में 2 लाख रुपए का लॉस आया है। तो अब यदि वो व्यापार छोड़कर जाना चाहता है तो उसे 8 लाख रुपए ही मिल सकते हैं। क्योंकि व्यापार में 6 लाख रुपए का लॉस हुआ है तो तीनों के हिस्से में 2-2 लाख रुपए का लॉस आएगा। इसलिए अब इस दशा में यदि सी व्यापार छोड़कर जाना चाहता है तो 10 लाख रुपए उसने पूंजी लगाई थी, लेकिन 2 लाख रुपए उसके हिस्से में लॉस आया है। इससे उसकी पूंजी घटकर 8 लाख रुपए रह गई है। अब यदि सी व्यापार छोड़कर जाना चाहता है तो वो व्यापार से 8 लाख रुपए ही लेकर जा सकता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि यदि व्यापार में लाभ हो जाता है तो पूंजी यानी कैपिटल बढ़ जाती है, और यदि व्यापार में हानि हो जाती है तो पूंजी यानी कैपिटल कम हो जाती है। अगला जो शब्द है वो है आहरण यानी ड्राइंग्स। हमने जाना कि यदि व्यापार का स्वामी व्यापार में धन लगाता है, पैसा लगाता है, तो उसे हम पूंजी यानी कैपिटल कहते हैं। लेकिन यदि व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्चों के लिए, अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए व्यापार से कुछ धनराशि निकाल लेता है तो इसे हम आहरण यानी ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स के कारण व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाई गई पूंजी कम हो जाती है। हम फिर से उसी उदाहरण पर चलते हैं। ए, बी और सी ने व्यापार में 10-10 लाख रुपए की पूंजी लगा रखी है। अब इसी उदाहरण में मान लेते हैं कि ए कभी कभी अपनी निजी ज़रूरतों के लिए, निजी खर्चे चुकाने के लिए व्यापार से कुछ धनराशि निकालता रहता है। कभी 5,000 रुपये, कभी 10,000 रुपये, ऐसे करके साल भर में कुल मिलाकर 1 लाख रुपये उसने निकाल लिए। तो हम यहाँ कहेंगे कि ए ने साल भर में व्यापार से 1 लाख रुपये का आहरण ड्राइंग्स कर लिया। ड्राइंग्स के कारण, आहरण के कारण पूंजी यानी कैपिटल कम हो जाती है। ए, बी और सी ने 10-10 लाख रुपए व्यापार में लगाए थे, लेकिन वर्ष के दौरान ए ने 1 लाख रुपए अपने निजी उपयोग के लिए, अपने निजी खर्चों के लिए, अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए निकाल लिए, यानी आहरण कर लिया। तो अब ए की पूंजी 10 लाख रुपए से घटकर 9 लाख रुपए ही रह गई है, जबकि बी और सी की पूंजी अब भी 10 लाख रुपए है। तो इस प्रकार हमने जाना कि आहरण के कारण पूंजी में कमी हो जाती है। अगला शब्द है सौदा या व्यवहार। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांजैक्शन। व्यापार में होने वाले प्रत्येक लेन देन को हम एक सौदा कहते हैं, एक ट्रांजैक्शन कहते हैं, और इन्हीं के संबंध में लेखा पुस्तकों में लेखा किया जाता है। सौदे में यह हो सकता है कि वस्तुओं का लेन देन हो रहा हो, यानी कुछ वस्तुएं खरीदी गई हों या कुछ वस्तुएं बेची गई हों। सौदे में यह हो सकता है कि सेवा के बदले में धन का लेन देन हो रहा हो, जैसे हमने किसी व्यक्ति से कोई काम कराया और उसको मजदूरी दी, वेजेस दी, यानी किसी सर्विस प्रोवाइडर को, किसी सेवा प्रदाता को भुगतान किया गया हो। इसी प्रकार धन का भी लेन देन हो सकता है, जैसे बैंक में नकद राशि जमा करवाई या बैंक से नकद राशि निकाली। इस प्रकार सौदे यानी ट्रांजैक्शन में वस्तुओं का लेन देन हो सकता है, सेवाओं का लेन देन हो सकता है, और मनी यानी धन का भी लेन देन हो सकता है। अगला शब्द है लेखा या प्रविष्टि। अंग्रेजी में इसे हम कहेंगे एंट्री। जब भी कोई सौदा यानी ट्रांजैक्शन होता है तो उसे लेखा पुस्तकों में दोहरा लेखा प्रणाली का पालन करते हुए लिख लिया जाता है। तो किसी सौदे को लेखा पुस्तकों में लिखना ही लेखा करना, प्रविष्टि करना या एंट्री करना कहलाता है। अगले जो 4 शब्द हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। माल यानी गुड्स के साथ व्यापार में 4 तरह के व्यवहार यानी सौदे यानी लेन देन हो सकते हैं। जब माल यानी गुड्स खरीदा जाता है, परचेज किया जाता है, तो हम उसे क्रय यानी परचेज के नाम से पुकारते हैं। जब व्यापार में गुड्स यानी माल को बेचा जाता है तो हम इसे सेल्स यानी विक्रय के नाम से पुकारते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिके हुए माल में से कुछ अंश या पूरा का पूरा माल वापस लौट कर आ जाता है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि माल आदेश के अनुसार नहीं था, ऑर्डर के अनुसार नहीं था, या समय पर नहीं पहुंचाया गया था, या जिस क्वालिटी का होना चाहिए था उस क्वालिटी का नहीं था। किसी भी कारण से
लौट कर आ सकता है। तो यदि बिके हुए माल में से कुछ अंश या पूरा का पूरा माल वापस से व्यापार में लौट आता है तो इसे हम विक्रय वापसी या सेल्स रिटर्न के नाम से पुकारते हैं। इसी प्रकार जो माल यानी गुड्स हमने खरीदा है उसमें से थोड़ा बहुत या पूरा का पूरा माल हम अपने सप्लायर को वापस भी लौटा सकते हैं। ऐसा किसी भी कारण से हो सकता है। हो सकता है कि समय पर डिलीवरी नहीं दी गई, या जो वस्तु हमने मंगाई थी उसकी जगह कोई दूसरी वस्तु आ गई, या वो वस्तु उस क्वालिटी की नहीं आई जिस क्वालिटी की हमने मंगाई थी, या क्वालिटी में कुछ कमी थी। ऐसा कोई भी कारण हो सकता है। तो यदि खरीदे हुए माल में से थोड़ा बहुत या पूरा का पूरा माल अपने सप्लायर को वापस लौटा दिया जाता है तो इसे हम कहेंगे परचेज रिटर्न्स। हिंदी में परचेज रिटर्न्स के लिए टर्म है, शब्द है क्रय वापसी। इस तरह माल यानी गुड्स के साथ 4 तरह के व्यवहार हो सकते हैं। परचेज यानी क्रय, सेल्स यानी विक्रय, सेल्स रिटर्न्स यानी विक्रय वापसी, और परचेज रिटर्न्स यानी क्रय वापसी। हम व्यापार यानी बिजनेस और अकाउंटिंग यानी लेखांकन के क्षेत्र में बार बार इस्तेमाल होने वाले कुछ टर्म्स, कुछ शब्दों के बारे में सीख रहे हैं। आइए कुछ और शब्दों के बारे में सीखते हैं। अगला जो शब्द हम सीखने जा रहे हैं वो है व्यय यानी खर्चा यानी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की एक विशेषता होती है, एक्सपेंसेस की दशा में व्यापार से धन यानी पैसा जाता है। अच्छा, व्यापार से पैसा तो तब भी जाता है जब हम माल या संपत्ति का क्रय करते हैं। तो क्या परचेज और एक्सपेंसेस एक ही बात है? नहीं। यहां हमें ये जानना चाहिए कि परचेज और एक्सपेंसेस में फर्क होता है। अगर आप परचेजेस और एक्सपेंसेस में फर्क करना सीख जाते हैं तो अकाउंटिंग का कार्य आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। देखिए, एक्सपेंसेस और परचेजेस हमें एक जैसे इसलिए लगते हैं क्योंकि जब हम एक्सपेंसेस करते हैं तो व्यापार से पैसा जाता है, और जब हम माल का क्रय या संपत्ति का क्रय करते हैं तो भी व्यापार से पैसा जाता है। एक्सपेंसेस यानी खर्चे और परचेजेस यानी क्रय में फर्क यह है कि जब हम क्रय करते हैं व्यापार से पैसा तो जाता है लेकिन उसके बदले में एक वस्तु व्यापार में आती है। लेकिन एक्सपेंसेस की दशा में क्या होता है? व्यापार से धन तो जाता है, पैसा तो जाता है, लेकिन उसके बदले में कोई वस्तु व्यापार में नहीं आती है। इस बात को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लो हमने 1000 रुपये का माल खरीदा। तो जब हमने 1000 रुपये का माल खरीदा तो व्यापार से 1000 रुपये नकद कैश के रूप में गया और 1000 रुपये का माल, कोई वस्तु व्यापार में आ गई। जबकि मान लो 500 रुपये हमने मजदूरी के रूप में चुकाए। जब 500 रुपये हमने मजदूरी के चुकाए तो व्यापार से 500 रुपये नकद कैश गया, लेकिन उसके बदले में हमें 500 रुपये की कोई वस्तु प्राप्त नहीं हुई, हमें सिर्फ सेवा प्राप्त हुई है। तो हम यूँ कह सकते हैं क्रय की दशा में धन के बदले वस्तु का विनिमय होता है, जबकि खर्चों की दशा में धन के बदले सेवा का विनिमय होता है। इस प्रकार हम क्रय को वस्तु के बदले भुगतान कह सकते हैं, जबकि खर्चों को सेवा के बदले भुगतान कहेंगे। इस प्रकार हमें खर्चे यानी एक्सपेंसेस और क्रय यानी परचेजेस में अंतर करना आना चाहिए। जब हम खर्चे यानी एक्सपेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं तो एक और शब्द के बारे में बात करने की जरूरत पड़ती है, वो है हानि यानी लॉस। अकाउंटिंग के पर्पज से खर्चे यानी एक्सपेंसेस और हानि यानी लॉस में अंतर नहीं होता है। दोनों की अकाउंटिंग एक ही तरह से की जाती है। देखिए, चाहे खर्चा हो चाहे हानि हो, दोनों ही दशाओं में व्यापार से धन जाता है और बदले में कोई वस्तु व्यापार में नहीं आती है। यानी खर्चा यानी एक्सपेंसेस और लॉस यानी हानि एक जैसे ही हैं, लेकिन समझने की दृष्टि से आप खर्चे और हानि में अंतर कर सकते हैं। खर्चों के बारे में आपको पहले से पता होता है, यानी खर्चे अपेक्षित होते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति को हमने नौकरी पे रखा हुआ है मार्केटिंग करने के लिए या अकाउंटिंग करने के लिए, तो महीने के अंत में हमें उसे वेतन यानी सैलरी देना पड़ेगा, हमें पहले से पता है। तो सैलरी चुकाना, वेतन चुकाना एक खर्चा है। इस प्रकार खर्चे एक्सपेक्टेड होते हैं, अपेक्षित होते हैं, लेकिन हानि अनअपेक्षित होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है। जैसे हमारा कर्मचारी हमारे ही काम से बैंक गया या बाजार गया और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। अब उसके इलाज पर
या उसके वाहन के मरम्मत पर जो पैसा लग गया ये अनपेक्षित था। ये जो खर्चा हो गया अनपेक्षित खर्चा, इसे हम लॉस कहेंगे। इसी तरीके से चोरी से नुकसान होना, आग या अन्य दुर्घटना की वजह से नुकसान हो जाना एक हानि कहलाएगा, क्योंकि ये अनपेक्षित होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं। इस प्रकार खर्चे एक्सपेक्टेड होते हैं, अपेक्षित होते हैं, जबकि हानि अनपेक्षित होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है। खर्चे और हानि दोनों की दशाओं में व्यापार से धन या कोई वस्तु जाती है, जबकि उसके बदले कोई वस्तु व्यापार में नहीं आती है। कुल मिलाकर खर्चे और हानि में अंतर यह है कि खर्चे एक्सपेक्टेड होते हैं, अपेक्षित होते हैं, जबकि हानियां यानी लॉसेस अनएक्सपेक्टेड होते हैं, अनपेक्षित होते हैं। अगला जो शब्द है वो है आय यानी कमाई यानी इनकम। आय यानी कमाई यानी इनकम की दशा में एक बात पक्की है, व्यापार में पैसा आता है। अच्छा, व्यापार में पैसा तो तब भी आता है जब हम माल का विक्रय करते हैं, सेल्स करते हैं। तो क्या सेल्स और इनकम एक ही बात है? नहीं, इनकम और सेल्स में फर्क होता है। अगर आप इनकम और सेल्स में फर्क करना सीख जाते हैं तो अकाउंटिंग का कार्य आपके लिए बहुत ही सरल हो जाता है। देखिए, इनकम यानी कमाई और सेल्स यानी विक्रय के एक जैसे लगने का कारण है, दोनों ही दशाओं में व्यापार में पैसा आता है। इससे इनकम यानी कमाई यानी आय और विक्रय यानी सेल्स एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। देखिए, सेल्स यानी विक्रय की दशा में व्यापार में पैसा तो आता है, लेकिन इसके बदले व्यापार से माल जाता है, यानी कोई वस्तु जाती है। लेकिन आय की दशा में, इनकम की दशा में व्यापार में पैसा तो आता है, लेकिन व्यापार से कोई वस्तु जाती नहीं है। सेल्स यानी विक्रय को हम कह सकते हैं वस्तु के बदले धन की प्राप्ति, जबकि आय यानी इनकम को हम कह सकते हैं सेवा के बदले धन की प्राप्ति। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लो हमने 1200 रुपये का माल बेचा। जब हम 1200 रुपये का माल बेचते हैं तो व्यापार में 1200 रुपये आते हैं, लेकिन 1200 रुपये का माल यानी एक वस्तु व्यापार से जाती है। लेकिन दूसरी ओर एक दूसरा उदाहरण है। मान लीजिए बैंक में हमारे 1,00,000-2 लाख रुपए जमा है और उसकी वजह से हमें हर महीने 1,000-2,000 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं। तो ये ब्याज के रूप में जो पैसा मिल रहा है ये हमारे लिए कमाई है, आय है, इनकम है। क्यों? क्योंकि ये जो 1,000 या 2,000 रुपये हमें मिल रहे हैं, हर महीने मिल रहे हैं, इसके बदले में हमें कोई वस्तु देनी नहीं पड़ती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेल्स यानी विक्रय वस्तु के बदले धन की प्राप्ति है, जबकि इनकम यानी आय सेवा के बदले धन की प्राप्ति है। जब हमने इनकम के बारे में बात की, आय के बारे में बात की, तो एक शब्द और है जिसके बारे में बात की जानी चाहिए, वो है लाभ यानी प्रॉफिट। अकाउंटिंग के पर्पज से लाभ यानी प्रॉफिट और इनकम यानी आय में कोई फर्क नहीं है। अकाउंटिंग के पर्पज से दोनों समान हैं। आय यानी इनकम की दशा में व्यापार में पैसा आता है, धन आता है और बदले में कोई वस्तु जाती नहीं है। इसी प्रकार लाभ की दशा में भी व्यापार में पैसा आता है, बदले में कोई चीज़ व्यापार से जाती नहीं है। तो इस तरह से दोनों समान हैं, लेकिन समझने की दृष्टि से आय और लाभ में अंतर किया जा सकता है। आय यानी इनकम एक्सपेक्टेड होती है, जबकि लाभ यानी प्रॉफिट अनएक्सपेक्टेड होता है, अनपेक्षित होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए, हमने जो बैंक में 1,00,000 या 2 लाख रुपए जमा कराए थे, उसके बदले हर महीने हमें ब्याज मिल रहा है। ये जो ब्याज हमें मिल रहा है ये अपेक्षित है, हमें पहले से मालूम है, एक्सपेक्टेड है, इसलिए ब्याज को हम आय मानते हैं, इनकम मानते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर 1,00,000-2 लाख रुपए हमने शेयर मार्केट में लगा दिए और शेयर बाजार में तेजी आ गई और 1,00,000 या 2 लाख रुपए जो हमने लगाए थे वो बढ़कर 1.5-2.5 लाख रुपए हो गए। तो ये जो 50,000 रुपये अतिरिक्त हमें मिल गया, इसे हम लाभ कहेंगे, क्योंकि ये अनपेक्षित था, अनएक्सपेक्टेड था। इस प्रकार आय यानी इनकम अपेक्षित होती है, एक्सपेक्टेड होती है, जबकि लाभ यानी प्रॉफिट अनपेक्षित होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सपेंसेस यानी खर्चे और इनकम यानी आय एक्सपेक्टेड होते हैं, जबकि लॉसेस यानी हानि और प्रॉफिट यानी लाभ अनपेक्षित होते हैं।
याद कीजिए, जब हम अकाउंटिंग के बारे में समझ रहे थे और लागत और वसूली के बारे में समझ रहे थे, तब हमने बात की थी कि लागत और वसूली का अंतर लाभ या हानि कहलाता है, प्रॉफिट या लॉस कहलाता है। व्यापार का परिणाम क्या होगा, यह अनएक्सपेक्टेड होता है। इसी प्रकार लाभ या हानि भी अनएक्सपेक्टेड होता है। इसीलिए लागत और वसूली के अंतर को, यानी व्यापार के परिणाम को, लाभ या हानि कहा जाता है, प्रॉफिट या लॉस कहा जाता है। अगला शब्द है देनदार या डेटर्स। हम अपने जिन ग्राहकों को उधार में माल बेच देते हैं वे हमारे देनदार यानी डेटर्स कहलाते हैं। इस प्रकार हमारे वो सभी ग्राहक जिन्हें हमने उधार में माल बेचा है वे हमारे देनदार यानी डेटर्स कहलाते हैं। यदि व्यापार में बहुत से देनदार हैं तो उनकी एक सूची बनाई जाती है और उसे हम कहते हैं ये विविध देनदारों की सूची है। विविध देनदारों को हम कहेंगे सन्ड्री डेटर्स। अगला शब्द है लेनदार यानी क्रेडिटर्स। हम अपने व्यापार में जिन सप्लायर्स से, जिन दुकानदारों से माल उधार में खरीदते हैं वे हमारे लेनदार यानी क्रेडिटर्स कहलाते हैं। यदि बहुत से लेनदारों की एक सूची बनी हुई है तो हम उसे विविध लेनदारों की सूची कहेंगे। अंग्रेजी में इसे हम कहेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। इस प्रकार हमारे ग्राहक जिन्हें हमने उधार में माल बेचा है हमारे देनदार यानी डेटर्स कहलाएंगे और हमारे सप्लायर्स जिनसे हमने उधार में माल खरीदा है उन्हें हम क्रेडिटर्स यानी लेनदार कहेंगे। अगला शब्द है संपत्ति यानी एसेट। संपत्ति यानी एसेट के बारे में हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। संपत्ति में कुछ ऐसी वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो कि पुनः विक्रय के उद्देश्य से नहीं खरीदी गई हैं, रीसेल पर्पज से नहीं खरीदी गई हैं, बल्कि इन्हें व्यापार में ही रखा जाता है। दुकान, गोदाम, शोरूम, फैक्ट्री जो हमारी है वहीं रखा जाता है ताकि हमारे व्यापार का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। अब हम सीख रहे हैं कि संपत्ति में वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ व्यक्तियों को भी शामिल किया जाता है। व्यक्ति में प्राकृतिक व्यक्ति तो शामिल हैं, यानी प्रत्येक स्त्री और पुरुष एक व्यक्ति है। साथ ही जो मानव निर्मित संस्थान है वो भी अकाउंटिंग के पर्पज से व्यक्ति ही कहलाते हैं। जैसे राम एक व्यक्ति है, श्याम एक व्यक्ति है, सीता एक व्यक्ति है, गीता एक व्यक्ति है। इसी प्रकार राम और श्याम ने मिलकर एक दुकान खोल दी, पंडित कंप्यूटर्स, तो ये पंडित कंप्यूटर्स भी एक व्यक्ति है। इसी प्रकार कई लोगों के द्वारा मिलकर बनाई गई कंपनियां भी व्यक्ति में शामिल हैं। जैसे ICICI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, टाटा मोटर्स है, मारुति मोटर्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा इंडस्ट्रीज है। ये सब भी व्यक्ति ही कहलाएंगे। ऐसे व्यक्ति जिनसे भविष्य में हमारे व्यापार को कुछ धनराशि प्राप्त होगी वे सभी हमारे व्यापार के लिए संपत्ति कहलाते हैं। जैसे देनदार यानी डेटर्स, हमारे ग्राहक जिन्हें हमने उधार में माल बेचा है, ये हमें भविष्य में कुछ ना कुछ धनराशि जरूर चुकाएंगे। इसी प्रकार हो सकता है कि किसी व्यक्ति को हमने ऋण दिया हो, हमारे किसी कर्मचारी को ही हमने लोन या एडवांस दिया हो, तो उससे भी वो पैसा भविष्य में वापस प्राप्त होगा। तो लोन्स गिवन, दिया गया ऋण भी संपत्ति के समान है। इसी प्रकार जमाएं यानी डिपॉजिट्स, आमतौर पर हम पैसे बैंक में जमा कराते हैं। तो यदि हमने किसी संस्थान में या किसी बैंक में पैसा जमा कराया है तो वो भविष्य में हमें वापस प्राप्त होगा, हमारे व्यापार को वापस प्राप्त होगा। तो यदि किसी व्यक्ति से हमें भविष्य में कोई धनराशि प्राप्त होने वाली है तो वो व्यक्ति हमारे लिए संपत्ति है। तो बैंक में अगर हमने जमा यानी डिपॉजिट किया हुआ है तो बैंक भी हमारे लिए संपत्ति है। इस प्रकार संपत्तियों में कुछ वस्तुएं शामिल हो सकती हैं और कुछ व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। अगला शब्द है दायित्व यानी लायबिलिटीज। दायित्व यानी लायबिलिटीज संपत्ति यानी एसेट्स के विपरीत होते हैं। संपत्तियों से व्यापार में भविष्य में धनराशि प्राप्त होती है। जैसे यदि कोई संपत्ति, कोई वस्तु है और यदि आवश्यकता पड़ जाए तो हम उस संपत्ति को बेचकर व्यापार में धनराशि ला सकते हैं। इसी प्रकार यदि संपत्ति कोई व्यक्ति है तो उससे भी व्यापार में भविष्य में पैसा आता है।
हम यूं कह सकते हैं संपत्तियों से भविष्य में वसूली की जा सकती है, जबकि दायित्व वे होते हैं जिनके कारण व्यापार से भविष्य में पैसा जाता है। यहां मैं एक बात बता दूं, संपत्ति में वस्तु और व्यक्ति दोनों हो सकते हैं, जबकि दायित्व में सिर्फ व्यक्ति ही हो सकते हैं। कोई भी वस्तु हमसे पैसे मांगने नहीं आ सकती। मान लें कोई कुर्सी है, वो 3 टांग की ही रहेगी, वो 3 टांग की कुर्सी भी कबाड़ में बिकेगी और पैसे देकर ही जाएगी। तो यानी वस्तुओं से तो पैसा प्राप्त ही हो सकता है, वस्तुओं को कभी पैसा देना नहीं पड़ता है। तो वस्तुएं कभी भी दायित्व नहीं हो सकती, सिर्फ व्यक्ति ही हमसे पैसे मांग सकते हैं। दायित्व के उदाहरणों में शामिल हैं जैसे लेनदार यानी क्रेडिटर्स। जिन व्यक्तियों से हमने उधार में माल खरीदा है, हमें उन्हें धनराशि चुकानी पड़ेगी, तो वो हमारे दायित्व हैं। इसी प्रकार लिया गया ऋण, लोन्स टेकन। ऋण भी हमने किसी व्यक्ति या संस्थान से लिया होगा, किसी बैंक से लिया होगा, और ऋण के रूप में ली गई राशि भविष्य में हमें चुकानी पड़ेगी। तो इस प्रकार लिया गया ऋण दायित्व का उदाहरण है। दायित्व में टैक्सेस भी शामिल हैं। टैक्सेस यानी कर सरकार को चुकाए जाते हैं। सरकार भी एक संस्थान की तरह है। जो पैसा टैक्स के रूप में सरकार को देना बाकी है, गवर्नमेंट को देना बाकी है, जो राशि टैक्स के रूप में चुकाई जानी बाकी है, वो भी हमारे लिए दायित्व है। जैसे जीएसटी या टीडीएस या टीसीएस जैसा टैक्स जो कि चुकाया जाना बाकी है, व्यापार के लिए दायित्व है। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं, व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाई गई पूंजी यानी कैपिटल भी दायित्व ही है। देखिए, हमने एक उदाहरण देखा था जिसमें ए, बी और सी तीनों ने व्यापार में पैसा लगाया, पूंजी लगाई। साल भर बाद ए की सरकारी नौकरी लग गई, इसलिए वो व्यापार छोड़ के जा रहा था। तो जब व्यापार का स्वामी व्यापार छोड़कर जाता है तो वो अपनी पूंजी भी लेकर जाता है। जब ए, बी और सी में से ए व्यापार छोड़कर जा रहा है तो ए बी या सी से पैसे नहीं मांग रहा है, वो व्यापार से पैसे मांग रहा है। तो यानी व्यापार से पूंजी जाने योग्य राशि है, चुकाई जाने योग्य राशि है। भविष्य में यदि कोई राशि व्यापार से चुकाई जाती है, भले ही वो व्यापार के स्वामी को ही क्यों ना चुकाई जाए, वो व्यापार के लिए दायित्व के समान है। इस प्रकार पूंजी भी दायित्व का ही उदाहरण है। अगला शब्द है छूट यानी बट्टा यानी डिस्काउंट। आमतौर पर पहले से तय रेट में कुछ कटौती कर दी जाए, कुछ पैसे छोड़ दिए जाएं, तो उसे हम छूट या डिस्काउंट कहते हैं। छूट यानी बट्टा यानी डिस्काउंट 2 प्रकार का होता है। पहला होता है व्यापारिक छूट यानी ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा होता है नगद छूट यानी कैश डिस्काउंट। अब हम समझते हैं व्यापारिक छूट क्या होता है और नगद छूट क्या होता है। इस बात को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हम एक व्यापारी हैं और हमारी वस्तु का विक्रय मूल्य है 1000 रुपये प्रति यूनिट। अब हमारे पास कोई एक ग्राहक आता है और वो बोलता है कि भाई ये वस्तु कितने की दी? तो हमने कहा 1000 रुपये पर पीस। उस ग्राहक ने कहा कि रेट में कुछ कमी करो। हमने कहा नहीं, एक ही रेट है। इस पर वो ग्राहक हमसे कहता है कि देखिए, मैं भी एक दुकानदार हूँ, मैं आपसे 1-2 पीस नहीं लूँगा बल्कि 10 पीस लूँगा, तो क्या आप अपनी रेट में कुछ कटौती करेंगे? अब हो सकता है ये जो वस्तु हम 1000 रुपये में बेच रहे हैं वो हम 500 रुपये में लाए हों या 600 रुपये में लाए हों या 700 रुपये में लाए हों, और हम पर पीस 500 या 400 या 300 रुपये कमाते हों। मान लीजिए हम पर पीस 300 रुपये की कमाई करते हैं। अब तक का हमारा रिकॉर्ड यह है कि कभी कभी हम दिन भर में 1 पीस बेच लेते हैं तो 300 रुपये कमाकर घर चले जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि हम दिन भर में 2 पीस बेच देते हैं और 600 रुपये कमा लेते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम दिन भर में 3 पीस बेच लेते हैं और 900 रुपये कमाकर घर जाते हैं। अब आज हमारे पास एक ऐसा ग्राहक आया है जो कि हमसे 10 पीस एक साथ खरीद रहा है। इन 10 पीस पर अगर हम 100 रुपये पर पीस भी कम कर दें, यानी 300 की जगह 200 रुपये पर पीस ही कमाएं, तो भी 200 रुपये के हिसाब से 10 पीस पर 2000 रुपये कमाएंगे। इस प्रकार यदि अधिक मात्रा में माल बिक रहा हो तो हम अपनी रेट को कम करके भी अधिक मात्रा में लाभ कमा सकते हैं। तो हमने अपने ग्राहक को कहा कि यदि आप
10 पीस एक साथ खरीदते हैं तो मैं आपको रेट में 100 रुपये पर पीस की कमी कर दूंगा, आप 10,000 की जगह 9,000 रुपये ही दीजिएगा। इस प्रकार अधिक मात्रा में माल बेचने के लिए यदि हम अपने विक्रय मूल्य में कुछ कमी कर देते हैं तो जो कमी की जाती है उसे ही हम व्यापारिक छूट बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। व्यापारिक छूट की दशा में विक्रय मूल्य में से व्यापारिक छूट यानी ट्रेड डिस्काउंट की राशि घटाकर शुद्ध विक्रय मूल्य से बिलिंग की जाती है। हम यूं भी कह सकते हैं, बिल बनने से पहले बार्गेनिंग के दौरान, सौदेबाजी के दौरान जो कटौती कर दी गई, विक्रय मूल्य में जो कमी कर दी गई, उसे हम व्यापारिक छूट कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अब मान लीजिए ये जो ग्राहक है वो हमारा जानकार है, ये ग्राहक जो है हमारा परिचित है और वो कहता है कि मैं आपको ये भुगतान जो है चेक द्वारा करूंगा और 1 महीने बाद का चेक दूंगा, जबकि हम चाहते हैं कि आज ही पूरा भुगतान मिल जाए। अब क्योंकि हम 1 महीने इंतजार नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं सामने वाला भी भुगतान करने के लिए प्रेरित हो, तो हमने उसे एक ऑफर दिया, देखिए आप 1 महीने बाद पैसा देना चाहते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन हमें अभी पैसों की ज़रूरत है। हम 2% की दर से बाजार से पैसा लोन पर उठा कर काम चला रहे हैं, बड़ा कठिन समय है, तो आप ऐसा करें, पेमेंट हमें आज ही कर दें और इसके बदले जो पैसा आप दे रहे हैं उसमें 2% की अतिरिक्त छूट ले लें, एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लें। तो ये जो अतिरिक्त छूट दी जा रही है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है ताकि ग्राहक हमें जल्दी ही भुगतान कर दे, इसे ही हम कैश डिस्काउंट कहते हैं, नगद छूट कहते हैं। व्यापारिक छूट को हम यूं समझ सकते हैं कि बिल बनने से पहले ग्राहक के लिए विक्रय मूल्य में जो कमी की जाती है ताकि वो अधिक मात्रा में माल खरीदे, उसे हम व्यापारिक छूट कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। जबकि बिल बनने के बाद जो राशि हमें प्राप्त हो सकती थी उसमें अगर हम कुछ कटौती करते हैं, कोई छूट देते हैं ताकि भुगतान जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए, तो इसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं, नगद छूट कहते हैं। इस प्रकार हमने सीखा कि व्यापारिक छूट अपने ग्राहक को इसलिए दी जाती है ताकि अधिक मात्रा में माल बेचा जा सके, जबकि नगद छूट यानी कैश डिस्काउंट अपने ग्राहक को इसलिए दिया जाता है ताकि उससे जल्दी से जल्दी भुगतान प्राप्त किया जा सके। अगला शब्द है डूबत ऋण यानी बैड डेब्ट्स। कई बार क्या होता है, हमारा देनदार हमें भुगतान करने में, पैसे देने में असमर्थ हो जाता है। कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है वो ग्राहक दिवालिया हो गया, या उसकी मृत्यु हो गई, या वो पागल हो गया, हो सकता है कि उस देनदार, उस ग्राहक की नीयत खराब हो गई और वो शहर छोड़कर ही भाग गया। तो अगर हमारे किसी ग्राहक से, हमारे किसी देनदार से हमें कोई धनराशि प्राप्त होने योग्य थी, लेकिन किसी कारण से वो धनराशि प्राप्त नहीं होती है, वो पैसा डूब जाता है, तो ये जो राशि हमारे ग्राहक से हमें प्राप्त नहीं हो रही है, इसे ही हम डूबत ऋण यानी बैड डेब्ट्स कहते हैं। हम कह सकते हैं कि नगद छूट यानी कैश डिस्काउंट एक खर्चे का उदाहरण होता है, क्योंकि यह अपेक्षित होता है, हम सोच समझकर अपने ग्राहक को नगद छूट देते हैं। जबकि डूबत ऋण यानी बैड डेब्ट्स एक हानि का उदाहरण है, यह अनपेक्षित होता है, इसके बारे में हमें पहले से आइडिया नहीं होता है। अगला शब्द है प्रमाण पत्र यानी वाउचर्स। व्यापार में होने वाले सौदों का, लेन देनों का कोई ना कोई प्रमाण अवश्य होता है। जैसे हमने माल खरीदा होगा तो हमें माल के साथ साथ सामने वाली पार्टी से एक बिल भी प्राप्त हुआ होगा। यदि हमने किसी को कोई भुगतान किया होगा, कोई पेमेंट किया होगा, तो सामने वाले ने हमें रसीद दी होगी। यदि हमने माल बेचा होगा तो हमने उसका बिल बनाया होगा। यदि हमें कोई राशि प्राप्त हुई होगी, यदि हमें कोई भुगतान प्राप्त हुआ होगा तो हमने उसकी रसीद बनाई होगी। तो ये जो बिल हमें प्राप्त होते हैं, ये जो रसीद हमें मिलती है, ये जो बिल हम जारी करते हैं, जो रसीद हम जारी करते हैं, ये व्यापार में होने वाले लेन देनों का, व्यापार में होने वाले सौदों का प्रमाण होता है, सबूत होता है। इन्हें ही हम वाउचर्स यानी प्रमाण पत्र के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार व्यापारिक सौदे के प्रमाण के रूप में मिलने वाले बिल या रसीद को हम वाउचर्स कहते हैं, प्रमाण पत्र कहते हैं।
अगला शब्द यानी टर्म है खाता यानी अकाउंट। खाता यानी अकाउंट के बारे में हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। जब हम दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम के बारे में समझ रहे थे तब हमने बात की थी कि प्रत्येक लेन देन से दो पक्ष प्रभावित होते हैं और प्रत्येक पक्ष को एक खाता कहा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी कोई लेन देन होता है तो उसमें दो पक्ष जरूर प्रभावित होते हैं और वो जो पक्ष प्रभावित हो रहे हैं उन्हें ही हम खाता यानी अकाउंट कहते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण देखा था, 1,000 रुपये का नकद माल खरीदा। इस लेन देन के कारण व्यापार में 1,000 रुपये का माल यानी गुड्स आ रहा है और व्यापार से 1,000 रुपये नकद राशि यानी कैश जा रहा है। तो हमने बात की थी कि इस लेन देन में गुड्स नाम का एक पक्ष है जो कि प्रभावित हो रहा है और दूसरा पक्ष है कैश नाम का जो कि प्रभावित हो रहा है। इन्हें हम पक्ष ना कहकर एक अकाउंट बोलेंगे। हम बोलेंगे गुड्स का अकाउंट प्रभावित हो रहा है और कैश का अकाउंट प्रभावित हो रहा है। इस प्रकार हर लेन देन में दो पक्ष होंगे यानी दो अकाउंट होंगे। ये खाते तीन प्रकार के हो सकते हैं। ये वस्तु प्रकार के भी हो सकते हैं, ये व्यक्ति प्रकार के भी हो सकते हैं और खर्चे और कमाइयों से संबंधित भी हो सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं वस्तु प्रकार के खातों के बारे में। वस्तु प्रकार के खाते वे होते हैं जिनमें वस्तु का गुण हो। हमने वस्तु के बारे में जाना था कि अकाउंटिंग के पर्पस से वस्तु वो है जिसे हम देख सकें, जिसे हम छू सकें और जिसका मूल्य भी हो। जैसे जो उदाहरण हमने अभी अभी देखा था जिसमें 1,000 रुपये का नकद माल खरीदा गया था, इस लेन देन में गुड्स नाम का एक अकाउंट प्रभावित हो रहा है और कैश नाम का एक अकाउंट प्रभावित हो रहा है। गुड्स एक वस्तु प्रकार का खाता है क्योंकि गुड्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उसका मूल्य होता है। और कैश यानी नकद राशि का दूसरा खाता है, यह भी एक वस्तु प्रकार का खाता है क्योंकि कैश को भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उसका मूल्य होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि वस्तु प्रकार के खातों के उदाहरण में शामिल हैं गुड्स का अकाउंट, कैश का अकाउंट। दूसरे प्रकार के खाते होते हैं व्यक्ति प्रकार के खाते, व्यक्तिगत खाते या पर्सनल अकाउंट। हमने डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में सीखते समय जाना कि एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और एक अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। कई बार व्यापारिक सौदों में किसी व्यक्ति के अकाउंट को भी डेबिट या क्रेडिट करना पड़ जाता है, खास करके उधार के मामलों में। जब आप किसी व्यक्ति के खाते को डेबिट या क्रेडिट करते हैं तो उस व्यक्ति से संबंधित खाते को हम व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। इनमें प्राकृतिक व्यक्ति जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता के खाते हो सकते हैं और कृत्रिम व्यक्ति यानी मानव निर्मित संस्थाओं के खाते भी हो सकते हैं, जैसे पंडित कंप्यूटर्स का खाता, टेली एकेडमी का खाता, आईसीआईसीआई बैंक का खाता, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता, मारुति मोटर्स का खाता, रिलायंस इंडस्ट्रीज का खाता। तीसरे प्रकार के खातों को हम नाम मात्र के खाते यानी नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। नाम मात्र के खाते यानी नॉमिनल अकाउंट्स में खर्चे और कमाई के खाते यानी एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट्स और प्रॉफिट और लॉस से संबंधित खाते, लाभ और हानि से संबंधित खाते शामिल किए जाते हैं। कुछ लेन देनों में हमें वस्तुगत खाते या व्यक्तिगत खातों के अलावा खर्चे या कमाई को भी डेबिट या क्रेडिट करना पड़ता है। तो जब हम किसी खर्चे या कमाई के खाते को डेबिट या क्रेडिट करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने एक नाम मात्र के खाते को डेबिट या क्रेडिट किया है। नाम मात्र के खाते यानी नॉमिनल अकाउंट्स के उदाहरण हैं जैसे मजदूरी खर्च खाता, वेजेस एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्याज से आय का खाता, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट आदि। आय, व्यय, लाभ और हानि से संबंधित खातों को नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र के खाते ही क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक कारण है। नाम मात्र का अर्थ है कि इन खातों का सिर्फ नाम होता है, इन्हें हम देख छू नहीं सकते हैं। जैसे एक वस्तु से संबंधित खाते को हम देख छू सकते हैं, व्यक्ति से संबंधित खाते को भी हम देख छू सकते हैं, लेकिन खर्चे और कमाई से संबंधित खातों को हम देख छू नहीं सकते हैं। खर्चे और कमाई, लाभ और हानि से संबंधित खातों का कोई रूप रंग नहीं होता है, कोई आकार प्रकार नहीं होता है। इसे हम यूं समझते हैं, जैसे खर्चे का उदाहरण है मजदूरी खर्च खाता, वेजेस एक्सपेंसेस अकाउंट। अब मजदूरी कैसी होती है? लाल होती है, पीली होती है, छोटी होती है, मोटी होती है, लंबी होती है, ठिगनी होती है, चौकोर होती है या गोल होती है, हम नहीं कह सकते, ना हम उसे छू सकते हैं। खर्चे और कमाइयों का सिर्फ नाम ही होता है, लाभ और हानि का सिर्फ नाम ही होता है, इनका सिर्फ हमने नाम ही सुना होता है, इसलिए इन्हें नाम मात्र के खाते कहा जाता है।
हमने इस सेशन में जिन टर्म्स के बारे में, जिन शब्दों के बारे में समझा, ये शब्द अकाउंटिंग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। इन शब्दों का अर्थ और भावार्थ समझने के बाद अकाउंटिंग के क्षेत्र में कार्य करना, एक अकाउंटेंट के रूप में कार्य करना काफ़ी सरल हो जाता है।